जय हिंद दोस्तों। पिछली वीडियो तक हमने अधिकार एवं न्यायिक संबंधी जो मुद्दे थे उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट किए। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था का ढांचा इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे वो कंप्लीट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में किस आयु वर्ग की जनसंख्या की प्रतिशतता अधिकतम थी? तो 5 से 14 वर्ष के जो बीच की जिनकी भी आयु थी तो उनकी प्रतिशतता अधिकतम थी। तो डी जो होगा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सम्मिलित है? तो विदेशी मुद्रा आरक्षण नीति में वृद्धि, मुद्रा प्रसार, भारत में निम्न आयात वृद्धि दर यानी भारतीय उद्योगों में सुस्ती, यूरो निर्गम, यूरोपीय देशों में भारतीय कंपनियों द्वारा धारित शेयर, तो ये गलत होगा, और निवेश सूची पोर्टफोलियो निवेश यानी कि विदेशी संस्थात्मक निवेश, तो जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा, जिसमें 1, 2 और 4 सही है। जवाहर रोजगार योजना के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो इस योजना के अधीन जनता रोजगार का 30% स्त्रियों के लिए आरक्षित है, तो ये सही है। इसमें जो जवाहर रोजगार योजना 1 अप्रैल 1989 को शुरू की गई थी, और इस योजना को सामान्य रूप से जो पिछड़े जिले हैं उसमें प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 90 से 100 दिन का रोजगार जो ग्रामीण क्षेत्र में है उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया था। तो जो इसमें जो ऑप्शन डी होगा सही होगा। वित्त क्षेत्र सुधार नरसिंहम समिति में किन्हें कम करने का सुझाव दिया गया था? तो SLR, CRR और अग्रता क्षेत्रीय वित्त पोषण, इसको कम करने का सुझाव दिया गया था। SLR यानी कि वैधानिक तरलता अनुपात, जो अगर हम देखें तो SLR एक जमा का एक प्रतिशत होता है जिसे देश के सभी जो वाणिज्य बैंक होते हैं बैंकों द्वारा बनाए रखना आवश्यक होता है। वाणिज्य बैंक इसे अपने जो SLR होता है उसको सोने या तरल नकदी या किसी भी प्रकार की प्रतिभूतियों के रूप में बनाए रख सकते हैं। और जो CRR है, CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, सभी बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का जो निश्चित हिस्सा होता है वो RBI यानी कि रिजर्व बैंक के पास जमा करना पड़ता है, इसे CRR कहते हैं। तो जो वित्त क्षेत्र सुधार नरसिंहम जो समिति थी उन्होंने SLR, CRR और अग्रता क्षेत्रीय वित्त पोषण को कम करने का सुझाव दिया था। तो ऑप्शन जो बी होगा सही होगा। इसमें निगम कर का उद्ग्रहण संघ करता है और वही पूर्णतः उसका स्वामी होता है, तो जो बी होगा सही होगा। तो और ये जो निर्गम कर होता है, निगम जो कर है वो प्रत्यक्ष कर है, तो ऑप्शन जो डी होगा सही होगा। इसमें भारत की व्यावसायिक संरचना के वर्षों बाद भी लगभग वैसा ही बने रहने का एक कारण है कि निवेश का प्रतिमान पूंजी उद्योगों की दिशा में उन्मुख रहा है। जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं थी वो लघु उद्योगों के विकास के लिए कुछ नहीं, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई वो, और जो अधिकतर निवेश होता था वो पूंजी उद्योगों में ही होता था। इसीलिए जो निवेश का प्रतिमान है पूंजी उद्योगों की दिशा में उन्मुख रहा था, और इसीलिए जो भारत की व्यावसायिक संरचना है वर्षों बाद भी लगभग वैसी ही है, तो जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। भारत में बचत और पूंजी निर्माण की उच्च दर होते हुए भी वृद्धि दर कम होने का क्या कारण? मतलब भारत में बचत और पूंजी निर्माण इनकी उच्च दर है, उसके बावजूद भी वृद्धि दर कम होने का क्या कारण है? तो उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात, जो ऑप्शन डी होगा वो सही होगा। जो उच्च पूंजी या उत्पाद अनुपात है एक ऐसा मापदंड है जिससे पूंजी की आवश्यकता का अनुमान होता है। मतलब इससे पता चल जाता है कि किसी भी उत्पाद इकाई में कितनी पूंजी की ज़रूरत है, तो जो इसमें ऑप्शन डी होगा वो सही होगा। भारत में अपनाई गई नई आर्थिक नीति के 2 घटकों स्थिरीकरण और संरचनात्मक समायोजन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो स्थिरीकरण जो होता है क्रमिक यानी कि धीरे धीरे और बहुपद प्रक्रम है, जबकि संरचनात्मक जो समायोजन है त्वरित यानी कि तुरंत और अनुकूलन प्रक्रम है, तो जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। इसमें आर्थिक उदारीकरण नीति का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि भारतीय रुपये के लिए पूर्ण परिवर्तनीयता प्राप्त करना। इसका समर्थन किया जा रहा है क्योंकि यह भारत में विदेशी पूंजी के प्रवाह को अधिक आकर्षित करेगा। जो भारतीय रुपये का जो पूर्ण परिवर्तनीयता होता है
इसका मतलब कि भारत में विदेशी पूंजी के प्रवाह को अधिक आकर्षित करेगा। तो जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा। यदि रुपया पूर्ण रूप से परिवर्तनीय हो जाए तो विकास की संभावनाएं बढ़ जाती है और कोई भी निवेशक जो होता है भारतीय प्रतिभूतियों को अपनी इच्छा अनुसार खरीद और बेच सकता है। और रुपए के जो पूर्ण परिवर्तनीयता से क्या होता है, विदेशी पूंजी के अंतर्प्रवाह में वृद्धि होती है और भारत में विदेशी पूंजी के प्रवाह को अधिक आकर्षण करती है। तो ऑप्शन जो बी होगा सही होगा। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें से एक को कथन को ए तथा कारण को आर कहा गया। यद्यपि 1947 ईस्वी के बाद की अवधि में भारत की राष्ट्रीय आय कई गुना बढ़ी है, परंतु प्रति व्यक्ति आय के स्तर में कोई सुदृढ़ सुधार नहीं हुआ। ये सही है। भारत की जनता का काफ़ी बड़ा भाग अब भी गरीबी रेखा के नीचे। तो ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। यहाँ पर आर है, यहाँ पर है, और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा इसमें। किसी देश में आय का पुनर्वितरण करने का सर्वोत्तम जो मार्ग है, अगर हम आय का पुनर्वितरण करने का सर्वोत्तम मार्ग होता है प्रतिगामी व्यय से संयुक्त प्रगामी कराधान। प्रतिगामी व्यय से संयुक्त प्रगामी कराधान। एक होता है प्रगतिशील कर, एक होता है प्रतिगामी कर। तो प्रगतिशील जो कर होता है वो ऐसा कर होता है जो व्यक्ति की आय के साथ साथ बढ़ता रहता है, और जो प्रतिगामी जो कर होता है वो व्यक्ति की आय के साथ घटता रहता है। उसकी जो दर है उस कर की दर कम होती जाती है प्रतिगामी कर की। तो इसमें बोला है कि अगर देश में आय का पुनर्वितरण करने का सर्वोत्तम मार्ग है कि प्रतिगामी व्यय से संयुक्त प्रगामी कराधान। तो ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा। सन 1991 की जनगणना के अनुसार प्रति परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर परिवार का औसत आकार इन राज्यों के प्रसंग में निम्नलिखित अनुक्रम अधिकतम, जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो पहले आएगी और जिसमें सदस्यों की संख्या कम है वो अंत में है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, फिर पश्चिम बंगाल, फिर गुजरात और फिर केरल। तो ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत आता है, तो मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत एक तो आता है साक्षरता दर, एक आता है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा तथा यूएस डॉलरों में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। तो ऑप्शन जो डी होगा वो सही होगा। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है। मुद्रास्फीति यानी कि कीमतों में चढ़ाव यानी कि महंगाई, और मुद्रास्फीति जो है वो थोक मूल्य सूचकांक यानी कि WPI द्वारा मापी जाती है। तो ऑप्शन जो ए होगा सही होगा। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया। आर्थिक सार्वभौमवाद के प्रादुर्भाव का यह अर्थ नहीं कि समाजवादी विचारधारा का पतन हो जाए। तो जो सार्वभौमवाद या फिर इसको हम सर्वहितवाद भी कह सकते हैं, इसका अर्थ होता है कि कुछ जो सिद्धांत होते हैं उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पालन करना। और जो समाजवाद होता है उस एक ऐसी आर्थिक पद्धति होती है जहाँ उत्पादन के जो समस्त जो साधन होते हैं, उत्पादन के जो समस्त साधन होते हैं वो सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं और समाज और सामाजिक जो संतुष्टि बढ़ाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। तो आर्थिक सार्वभौमवाद के प्रादुर्भाव का अर्थ यह नहीं कि समाजवादी विचारधारा का पतन हो जाए। तो ये सही है। समाजवादी विचारधारा विश्ववाद और सार्वभौमवाद में विश्वास करती है। तो समाजवादी विचारधारा विश्ववाद या फिर हम बोल सकते हैं वैश्वीकरण एक ऐसी नीति होती है जिसमें देश के हित की जगह विश्व का जो हित होता है वो सर्वोपरि होता है। तो इन दोनों में ये विश्वास करती है, तो दोनों ही सही है। तो ए सही होगा और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। राष्ट्रीय आय उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद है। निवल राष्ट्रीय उत्पाद जिसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद भी कहते हैं, NNP यानी कि जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है GNP, उनमें से अगर हम मूल्य ह्रास को घटा दें तो जो शेष बचता है उसे हम निवल राष्ट्रीय उत्पाद या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP कहते हैं। तो उत्पादन लागत पर जो निवल राष्ट्रीय उत्पाद है वही राष्ट्रीय आय है। तो जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा। भारत सरकार के किस वर्ष के बजट में न्यूनतम वैकल्पिक कर यानी कि MAT का समावेशन किया गया था? तो 1996 और 97 का जो बजट था उसमें न्यूनतम वैकल्पिक कर MAT जो है
उसका समावेश किया गया था। तो ऑप्शन जो डी होगा वो सही होगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए से उत्तर का चयन कीजिए। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में शेयरों का विनिवेश, ये समितियां है और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, वो है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में शेयरों का जो विनिवेश है वो सी रंगराजन ने इनकी अध्यक्षता की थी। औद्योगिक रुग्णता ओंकार गोस्वामी। कर सुधार वो है राजा चेलैया। और बीमा क्षेत्र में सुधार जो है वो है R.N. मल्होत्रा। तो जो इसमें ऑप्शन बी होगा, इसमें जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा। सन 1991 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दरों के विषय में निम्नलिखित राज्यों के अवरोही क्रम यानी कि घटता हुआ क्रम में सही अनुक्रम कौन सा है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनें। तो सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता केरल में है, तो पहले 2, फिर मिजोरम, फिर गोवा और फिर नागालैंड। तो ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा। भारतीय रुपये की पूंजीगत लेखा परिवर्तनता का अर्थ है कि वित्तीय परिसंपत्ति के व्यापार के प्रयोजन से भारतीय रुपये का किसी भी प्रमुख मुद्रा में विनिमय किया जा सकता है। अगर पूंजीगत लेखा परिवर्तन है भारतीय रुपये का, इसका अर्थ होता है कि किसी भी वित्तीय परिसंपत्ति के व्यापार के प्रयोजन से जो भारतीय रुपया है उसका किसी भी प्रमुख मुद्रा से विनिमय किया जा सकता है। तो ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा। एक उपभोक्ता साम्यावस्था में कहा जाएगा यदि वह आय के एक निश्चित स्तर पर अपनी आवश्यकताओं का पूरा करने में सक्षम है। अगर कोई भी उपभोक्ता अपनी आय के एक निश्चित स्तर पर अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने में अगर सक्षम है तो साम्यावस्था में कहा जाएगा। तो ऑप्शन ए जो होगा सही होगा। पूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र अधिक जोर देता है। तो जो अर्थशास्त्र होता है वो आपूर्ति और उत्पादक के दृष्टिकोण पर अधिक जोर देता है। तो दोनों पर, अर्थशास्त्र आपूर्ति और उत्पादक, इन दोनों के दृष्टिकोण पर अधिक जोर देता है। तो ऑप्शन जो ए होगा वो सही होगा। मानव निर्धनता सूचक किस वर्ष की मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। तो जो मानव निर्धनता सूचक है वो 1997 की जो मानव विकास रिपोर्ट आई थी उसमें प्रस्तुत किया गया था। इसमें 3 सिद्धांतों को अपनाया गया था। एक तो स्वास्थ्य सेवाएं, एक सुरक्षित पेयजल और पर्याप्त भोजन, और तीसरा है कम उम्र में मौत का जोखिम। तो इन तीनों को अपनाया गया था। तो 1997 की मानव विकास रिपोर्ट में मानव निर्धनता सूचकांक को प्रस्तुत किया गया था। वर्तमान मूल्य सूचकांक प्राइस इंडेक्स आधार वर्ष 1960 लगभग 330 है। इसका अर्थ है कि कुछ निश्चित वस्तुओं के मूल्यों का भारित औसत 3.3 गुना तक बढ़ गया है। तो ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए, एक को कथन ए तथा दूसरे को आर कहा गया है। मुद्रा का अवमूल्यन निर्यात को बढ़ावा दे सकता है। अवमूल्यन से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घरेलू उत्पादों का मूल्य गिर जाता है। तो दोनों ही सही है। जो अवमूल्यन के उपरांत देश की जो मुद्रा होती है वो विश्व में जो मुद्रा बाजार है उसमें सस्ती हो जाती है। मतलब अवमूल्यन यानी कि अपनी मुद्रा का कीमत कम होना। तो अवमूल्यन के उपरांत देश की जो मुद्रा होती है वो विश्व में जो मुद्रा बाजार है उसमें सस्ती हो जाती है और इससे जो देश के उत्पाद होते हैं वो भी सस्ते हो जाते हैं और निर्यात बढ़ जाता है। तो मुद्रा का अवमूल्यन से निर्यात बढ़ जाता है और अवमूल्यन से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घरेलू उत्पाद का मूल्य गिर जाता है। तो दोनों ही सही है। तो ए सही है, ये कथन ए सही है। कथन ए राजकोषीय घाटा बजटीय घाटे से बड़ा होता है, ये सही है। राजकोषीय घाटे का अर्थ है सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेकर तथा अन्य जो देयताएं हैं, सरकार की जो अन्य देयताएं हैं उनसे उधार लेकर खर्च पूरे करना, वो होता है राजकोषीय घाटा। और राजकोषीय घाटा हमेशा बजटीय घाटे से बड़ा होता है। तो ऑप्शन जो ए होगा वो सही होगा। भारत में गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों को इस आधार पर वर्गीकृत किया गया है कि क्या वे न्यूनतम विहित खाद्य सामग्री पाने के हकदार हैं। तो जो ऑप्शन ए होगा सही होगा। आय कर लगाने, उद्ग्रहण करने और वितरण करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। कि जो संघ जो होता है वो कर लगाता है, उद्ग्रहण भी संघ ही करता है, लेकिन जो आयकर प्राप्तियां जो होती है वो उसका स्वयं और राज्यों के बीच वितरण करता है। तो जो ऑप्शन ए होगा सही होगा।
90 के दशक के सरकारी आंकड़ों के अनुसार सामाजिक धार्मिक समूह के निम्नलिखित समुच्चयों में से किस एक में गरीबी का प्रभाव क्षेत्र सबसे अधिक है? तो बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के जनजातीय जो जन है वहाँ पर गरीबी का प्रभाव क्षेत्र अधिक था 90 के दशक के। ऑप्शन जो बी होगा सही होगा। प्रथम भारतीय राज्य जिसने मानव विकास रिपोर्ट तैयार करवाई और अमर्त्य सेन से दिल्ली में विमोचन करवाया वह था मध्य प्रदेश, एमपी, जो पहला भारतीय राज्य था जिसने मानव विकास रिपोर्ट तैयार करवाई और प्रोफेसर अमर्त्य सेन द्वारा 1995 में विमोचन करवाया। तो जो ऑप्शन सी होगा सही होगा। एक खुली हुई अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय वाई है, सी जो है उपभोग है, आई निवेश है, जी जो है सरकारी खर्च है और एक्स निर्यात और एम कुल आयात है। तो इसमें हमें बताना कि राष्ट्रीय आय तो y बराबर सी प्लस आई माइनस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो जो सी होगा वो सही होगा। सूची 1 को सूची 2 से साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। तेजी यानी कि वृद्धि स्तर पर बढ़ती हुई आय, उत्पादन एवं रोजगार के साथ उच्च स्तर पर व्यावसायिक कार्यकलाप, तो ये तेजी। सुस्ती धीमी गति के व्यावसायिक कार्यकलाप के साथ आय, उत्पादन एवं रोजगार में क्रमशः गिरावट और धीमी गति के साथ तो सुस्ती। और मंदी यानी कि अल्प रोजगार एवं बेरोजगार का अभूतपूर्व स्तर आय और उत्पादन एवं रोजगार में तीव्र गिरावट जो होगी वो मंदी होगी। और सुधार यानी कि मूल्य, आय, उत्पादन एवं रोजगार के सामान्य स्तर में लगातार जो वृद्धि होगी वो सुधार होगा। तो जो इसमें ऑप्शन ए होगा, इसमें जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक प्रतिवर्ष गांव के लिए नहीं देता है, बेरोजगारी संबंधी सूचकांक नहीं देता है। तो ऑप्शन जो डी होगा वो सही होगा। भारत के महानगरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक महानगर की जनसंख्या 50 लाख से अधिक है, ये सही है। सभी महानगर महत्वपूर्ण समुद्री बंदरगाह है, तो ये गलत होगा क्योंकि दिल्ली एक मेगा सिटी यानी कि महानगर है लेकिन वो कोई बंदरगाह नहीं है, देश का बंदरगाह नहीं है वो, तो दूसरा गलत होगा। तीसरा, महानगर राष्ट्रीय अथवा राज्य की राजधानियाँ है, तो ये सही है। तो ऑप्शन जो डी होगा वो सही होगा। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक आयात नौभार का उच्चतम टन भार संभालता है? तो वो कांडला बंदरगाह है। यह गुजरात के जो कच्छ जिले है उसमें स्थित देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है कांडला बंदरगाह। हमें ये तालिका दी हुई है, एशिया के देश है, देश भारत, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, कोरिया, फिलीपींस। और जीवन प्रत्याशा प्रति 1000 जन्म के समय शिशु मृत्यु दर 1995 और 96 और वयस्क साक्षरता दर दी हुई है 1995 जो कि ये है। हमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो अगर पहला कथन देखें कि भारत के अतिरिक्त सभी देशों में शिक्षा का प्रतिशत 80 से अधिक है, तो भारत में 52 है शिक्षा का जो साक्षरता वयस्क साक्षरता दर है, तो भारत से सबसे ज़्यादा सबसे कम भारत की है। बाकी जितने भी देश हैं उनकी 80% से अधिक है, तो ये सही होगा। मलेशिया तथा कोरिया की आयु संभवतः अन्य सभी देशों से अपेक्षाकृत अधिक है, तो हम देखें मलेशिया और कोरिया, तो इनकी जो आयु है 71 और 71, तो सबसे ज़्यादा है ये, तो ये भी सही है। वयस्क शिक्षा जितनी ही अधिक होगी शिशु मृत्यु दर उतनी ही कम होगी, ये भी सही है। जन्म पर आयु संभवतः भारत में लगभग उतनी है जितनी इंडोनेशिया की, तो भारत की आयु 62.4 है और इंडोनेशिया की 64.4, तो बहुत ज़्यादा अंतर है ये, तो ये जो ऑप्शन होगा वो गलत होगा। तो ऑप्शन जो डी होगा वो सही होगा। इसमें किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है वो है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कितनी है। किसी भी देश में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय जो होती है वो आर्थिक समृद्धि का उपयुक्त मापदंड होती है, तो ऑप्शन जो डी होगा सही होगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उसे उत्तर चुनिए। ये पद है और ये व्याख्या है। तो राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं? तो राजकोषीय घाटा यानी कि ऋणदानों को घटाकर, राजकोषीय घाटा में ऋणदान जो होते हैं उनको घटाकर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता, क्योंकि घाटा है तो व्यय जो होगा उसकी अधिकता होगी, तो ऋणदानों को घटाकर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की
अधिकता जो होती है राजकोषीय घाटा। फिर अगर हम देखें बजटीय घाटा, अगर हम देखें तो बजटीय घाटा होता है कि कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता बजटीय घाटा होगा। और फिर जो तीसरा है राजस्व घाटा। अगर हम राजस्व घाटे की बात करें तो राजस्व घाटा होगा कि राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता, राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व जो व्यय है उसकी अधिकता राजस्व घाटा होगा। और एक और आता है वो होता है प्राथमिक घाटा। प्राथमिक जो घाटा होता है उसमें ऋणदानों और ब्याज अदायगियों इनको घटाकर जो कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता होती है वो प्राथमिक घाटा कहलाता है। तो जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। निम्नलिखित करों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन से अप्रत्यक्ष कर है? तो सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क जो है अप्रत्यक्ष कर है। कंपनी कर जिसे हम निगम कर भी कहते हैं, और जो संपत्ति कर है वो प्रत्यक्ष कर है। तो जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा। पद राष्ट्रीय आय निरूपित करता है। तो बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, मूल्यह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर और उपदान जोड़कर, तो वो होता है राष्ट्रीय आय। तो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा। इस प्रश्न में दो वक्तव्य है, एक को कथन ए तथा दूसरे को आर कहा गया है। इन दोनों वक्तव्यों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कर इस प्रश्न का उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। अनेक चालू खाता लेन देन शीर्षों के लिए विदेशी विनिमय दर सीमा 2000 में कम कर दी गई, ये सही था। और विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति में गिरावट आ गई थी। 2000 में कम करने के बावजूद भी विदेशी जो मुद्रा परिसंपत्ति उसमें गिरावट नहीं आई थी, तो उसमें बढ़ोतरी हुई थी। तो ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और सुरक्षित भंडार के निर्माण के लिए जिन कीमतों पर सरकार खाद्यान्न खरीदती है वे वसूली कीमतों के नाम से जानी जाती है। तो ऑप्शन जो बी होगा सही होगा। भारत में विद्युत क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रामीण विद्युतीकरण को प्रधानमंत्री की ग्रामोदय योजना के अंतर्गत मूलभूत न्यूनतम सेवा के रूप में समझा गया सही है। और विद्युत में बिना किसी ऊपरी सीमा के 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है। तो जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा। जो प्रधानमंत्री जो ग्रामोदय जो योजना है उसके अंतर्गत 6 मूलभूत सेवा है। एक तो प्राथमिक स्वास्थ्य, एक प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आवास, पोषण, पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण को रखा गया है। तो ये 6 मूलभूत सेवा है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत। तो जो इसमें बी होगा वो सही होगा। भारतीय लोक वित्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय बजट में दर्शाए गए विदेशी ऋण ऐतिहासिक विनिमय दरों पर निर्भर होते हैं, तो ये नहीं होगा। दूसरा, निरंतर अधिक ऋण ने अर्थव्यवस्था में वास्तविक ब्याज दरों को ऊंचा रखा है। अगर ऋण अधिक है तो जो अर्थव्यवस्था में वास्तविक ब्याज दर है उनको ऊंचा रखा है, सही है। हाल ही के वर्षों में राजकोषीय घाटे और सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के बीच बढ़ते अनुपात का निजी निवेशों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ब्याज की अदायगी केंद्र सरकार के योजनेतर राजस्व व्यय का अकेला सबसे बड़ा घटक है। तो जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रुपए की पूर्ण विनिमयता का अभिप्राय हो सकता है कि अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं के साथ इसका मुक्त प्रवाह हो सकता है। देश के भीतर और बाहर किसी निर्धारित स्थान पर किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं के साथ इसका सीधा आदान प्रदान और इसके द्वारा किसी अन्य मुद्रा की ही भांति कार्य करना। तो ऑप्शन जो डी होगा वो सही होगा। इसमें तीनों ही सही है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में वित्तीय सौदे पर स्टाम्प जो शुल्क होता है राज्य सरकार द्वारा वसूल किया जाता है, और जो स्टाम्प शुल्क का विनियोजन संघ सरकार द्वारा किया जाता है। तो इसमें से कोई भी सही नहीं है, तो ऑप्शन जो डी होगा सही होगा। तो स्टाम्प शुल्क जो होता है सरकार द्वारा लगाया हुआ एक ऐसा कर है जिसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर लगाया जाता है। जो भी महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं उस पर लगाया जाता है ये स्टाम्प शुल्क। और केंद्रीय सरकार इस कर को लागू करती है, पर जो सारी आय जो होती है वो राज्य सरकार को जाती है। और भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें स्टाम्प शुल्क है। और केंद्र की जो सूची है इसमें इसका स्थान 91 है, 91 केंद्र की सूची में। और राज्य की सूची में इसका जो स्थान है वो 63वां 63वां है। तो इसमें कोई भी सही नहीं होगा, तो ऑप्शन डी सही होगा।
जनगणना 2001 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में अधिकतम महिला साक्षरता दर है? तो छत्तीसगढ़ 2001 के अनुसार। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। प्रत्यक्ष करों डायरेक्ट टैक्सेस पर वर्ष 2002 में डॉक्टर विजय एल केलकर की अध्यक्षता में कार्य दल द्वारा दी गई सिफारिशों में से निम्नलिखित में से कौन सी एक नहीं है कि विधवाओं के लिए व्यक्तिगत आय की छूट सीमा को 1,20,000 रुपये तक बढ़ाना, यानी कि 1.20 लाख रुपये तक बढ़ाना। तो ये ऐसी कोई सिफारिश नहीं थी। इसके अलावा संपत्ति कर की समाप्ति, मानक कटौती को हटाना, सूचीबद्ध इक्विटी पर होने वाले लाभांश और पूंजी लाभ पर कर में छूट, तो ये सब थे, वो नहीं थी विधवा के लिए। व्यक्तिगत आय की छूट पे 1.20 लाख रुपए तक बढ़ाना, तो जो बी होगा वो सही होगा इसमें। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के निम्नलिखित समूह में से किस एक में सर्वाधिक साक्षरता दर थी? तो पांडिचेरी तथा दिल्ली में थी। तो ऑप्शन जो डी होगा सही होगा। उस वक्त 1999 उस वक्त पूछा गया, तो उस वक्त इनकी थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे कम स्त्री पुरुष का जो अनुपात वाले दो राज्य हरियाणा तथा पंजाब, ये सही है। सबसे कम जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले दो राज्य मेघालय तथा मिजोरम है। तो उस वक्त अरुणाचल प्रदेश था, मेघालय और मिजोरम नहीं था प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में। तो सबसे कम जो जनसंख्या थी वो अरुणाचल प्रदेश की थी, तो दूसरा गलत होगा। और केरल की साक्षरता दर तथा स्त्री पुरुष अनुपात दोनों ही अधिकतम थे, तो जो ऑप्शन डी होगा सही होगा। तो आज के लिए यही तक। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे जो आगे के क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।